Hello everyone, welcome back. Class 11th Chemistry, Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry. केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, है ना। उसके अलावा मैटर की कॉम्पोजिशन और कुछ लॉज हैं जो मैटर फॉलो करता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन लॉज के बारे में बात करेंगे। सो हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे पास बेसिकली 5 लॉज हैं। आज हम फर्स्ट लॉ करेंगे। इन लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब भी एटम कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड बनाता है तो वो जो लॉज फॉलो करता है उनको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। ऐसे टोटल 5 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को दिया था लेवोजियर ने, who is also known as father of chemistry, in 1789. Now इस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चेंजेस हैं यहाँ पर। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब अगर आप एक कोई फिजिकल चेंज करवा रहे हैं या कोई केमिकल चेंज करवा रहे हैं, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है, तो उन दोनों में ही जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया कंपाउंड या कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता, और केमिकल चेंज में एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अभी हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ मैं फिर से आपको बता दूंगा कि देखो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नहीं बन रहा, और ये केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे कुछ नया बन रहा है। ठीक है, चलो कोई भी चेंज हो, लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस आपने ये याद रखना है। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ की डेफिनेशन ही यही है, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो उसी स्टेटमेंट को आप लॉ बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फर्स्ट हम करेंगे फिजिकल चेंज के लिए। इस चेंज में हम करेंगे क्या? हम आइस को लिक्विड वाटर में चेंज करेंगे। देखो आइस का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला भी H2O। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। करेंगे कैसे? ये एक आपने कोनिकल फ्लास्क लिया है, इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं। ठीक है, इसको कॉर्क लगा दिया है आपने। ठीक है, उसके बाद इसका वेट चेक कर लेना है, कितना भी वेट है। लेट अस सपोज इसका वेट 100 ग्राम है, आपने वेइंग बैलेंस पर रख के इसका वेट मेजर कर लेना है, टोटल वेट 100 ग्राम है। उसके बाद आपने थोड़ा सा हीट करना है। हीट करेंगे तो आइस किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। ये रिएक्शन हो जाएगा, आइस किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। ये वाला चेंज आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपने कोनिकल फ्लास्क का वेट चेक करना है वेइंग बैलेंस पे रख के। आप देखेंगे कि जो यहाँ वेट चेक किया था और जो यहाँ वेट चेक किया है, दोनों एग्जैक्टली सेम आते हैं। वेट इज़ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जो बिगनिंग में आपने वेट चेक किया था उस टाइम आइस प्रेजेंट थी फ्लास्क में, और फाइनली जब आपने वेट चेक किया उसमें वाटर प्रेजेंट है फ्लास्क में। एक फिजिकल चेंज तो हो गया, लेकिन वेट में कोई चेंज नहीं आया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से आपका लॉ जो है वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट हम केमिकल चेंज लेंगे। केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। इस केमिकल चेंज में ये रिएक्शन होगी, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस NaNO3 प्लस AgCl। देखो ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और रिएक्शन के बाद नए कंपाउंड बन जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, यानी कंपाउंड्स अपने फॉर्मूले चेंज कर देते हैं। रिएक्टेंट के फॉर्मूले कुछ और थे, प्रोडक्ट के कुछ और हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज के लिए हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी है लेंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों इसका ऐसा नाम है? क्योंकि ये जो ट्यूब यहाँ पे यूज़ की है ये एक एच शेप ट्यूब है, एच जैसी है, देखो एच शेप ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है लेंडोल्ट ट्यूब। तो एक्सपेरिमेंट का नाम भी हो गया लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। और बेसिकली जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम भी लेंडोल्ट ही था। ठीक है, तो लेंडोल्ट साइंटिस्ट के नाम पर ये सारे नाम पड़े हैं, लेंडोल्ट ट्यूब एंड लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, इट हैज़ 2 लिम्स, देख सकते हैं आप, एक लिम्ब ये है, एक लिम्ब ये है। आपने एक लिम्ब में क्या ले लेना है? NaCl ले लेना है, और दूसरी लिम्ब में ले लेना है AgNO3, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्यूब को कॉर्क से क्लोज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद
जैसे पीछे किया था, इस पूरी ट्यूब का आपने वेट चेक करना है वेइंग बैलेंस पे रख कर और उसको मेजर करके रख लेना है। लेट सपोज 200 ग्राम है। उसके बाद आपने इस ट्यूब को इस ट्यूब को इस तरह शेक करना है ऊपर नीचे ताकि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैंने बताया नहीं आपको कि NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, AgNO3 क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप इनको मिक्स कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वाइट कलर के स्मॉल पार्टिकल जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। और इसका यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है क्योंकि देखो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, पहले कलरलेस सॉल्यूशन थे और अब वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन भी है और वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक, तो रिएक्शन हो गया है। और रिएक्शन क्या हुआ होगा ये मैंने आपको बताया भी। NaCl यहाँ रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, NaNO3 और AgCl बन जाएगा। इस रिएक्शन को याद रखना बहुत सिंपल है, ये वाला Na इस NO3 के साथ कंबाइन हो गया, NaNO3 बन गया, या Cl जो है इस Ag के साथ कंबाइन हो गया, AgCl बन गया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको शायद थोड़ा आइडिया हो डबल डिस्प्लेसमेंट का, अगर नहीं है तो सिर्फ अभी ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि NaNO3 के साथ कंबाइन हो रहा है और Cl Ag के साथ कंबाइन हो रहा है और ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके। तो रिएक्शन हो गई है, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है। आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। रीज़न यही है कि यहाँ पे भी ये आयनिक कंपाउंड है, देखो आयंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आयनिक कंपाउंड है, देखो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये भी आयंस है, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, चलो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जब फाइनल रिएक्शन होने के बाद फिर से ट्यूब का वेट करते हैं तो वेट जितना पहले था, मैंने बोला पहले 200 ग्राम था, बाद में भी उतना ही आएगा 200 ग्राम, तो यहाँ से लॉ वेरीफाई हो जाएगा। 200 ग्राम मैंने एज्यूम किया है, जो भी बिगनिंग में वेट था वो फाइनली आएगा। तो यहाँ से फिर से प्रूव हो गया है, क्या प्रूव हो गया है कि आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मैटर का मास पहले था उतना ही बाद में रहा, ना तो मैटर का न्यू मास क्रिएट हुआ, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ। इसी लॉ को आप बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर मतलब मैटर जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, वो कम नहीं हो सकता अपने आप, ज़्यादा भी नहीं हो सकता अपने आप वैसे तो ये था इस लॉ के बारे में। ठीक है, अब इस लॉ की एक लिमिटेशन भी है। ये लॉ वैलिड है जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन है जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें ये लॉ वैलिड नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, तो वहाँ पर ये लॉ वेरीफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब मास लूज़ भी हो सकता है। अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी तो मास गेन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, आपका मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे ये लॉ वेरीफाई नहीं रहता। शायद आपको पता हो E=mc², E=mc²। न्यूक्लियर रिएक्शन में यही इक्वेशन फॉलो होती है। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास। एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल है, एनर्जी मास में चेंज हो सकता है और मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर मास थोड़ा सा एनर्जी में चेंज हो गया तो मास लूज़ हो जाएगा, और अगर एनर्जी मास में चेंज होगी तो मास गेन हो जाएगा। तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में मास गेन भी हो सकता है, लूज़ भी हो सकता है, तो वहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं है। तो वहाँ पे हम इस लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं हम, टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी उसको बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। किसके लिए? सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ का नाम चेंज हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब जो टोटल मास है और टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट की, वो किसकी इक्वल होगी? टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मान लो रिएक्टेंट वाली साइड कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हैं, उनका मास चेक किया, उसके बाद ये बना प्रोडक्ट और एनर्जी रिलीज हुई, इसका मास चेक किया। मास मतलब मास और एनर्जी तो है ही नहीं है, तो जो भी मास है वो नोट किया, यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों है, उनका सम कर लिया, तो ये और ये इक्वल आएंगे, यानी टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये है इस लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, देन फाइनली एक हम न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बड़ा कम आता है, आपसे डायरेक्ट लिमिटेशन ही पूछेगा, आपसे नहीं बोलेगा कि टोटल मास और एनर्जी को कैलकुलेट करो। आपसे ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है अगर आएगा तो, किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड। ठीक है, ये तो लिमिटेशन के बाद मॉडिफिकेशन की है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है।
ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 5.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म 8.9 ग्राम ऑफ NaNO3 एंड 3.2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो जो रिएक्शन हमने पीछे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए की थी वही रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, पूछा क्या है, AgNO3 का मास आपने निकालना है जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5.4 ग्राम ऑफ NaCl और क्या बनाएगा 8.9 ग्राम NaNO3 और 3.2 ग्राम AgCl। बस, तो बहुत ईजी है। AgNO3 का मार्क्स निकालना है, उसको हम x मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि x है। तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। 5.4 प्लस x इज इक्वल टू 8.9 प्लस 3.2। ठीक है, 8.9 प्लस 3.2 12.1 आएगा और ये 5.4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 12.1 माइनस 5.4, x आ जाएगा 6.7 ग्राम। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है आपको उसकी समझ आई है या नहीं। ठीक है, सो ये हमारा एक लॉ यहाँ पर एंड हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ओके, सो thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel. okay, and अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, शेयरिंग मीन्स केयरिंग। इफ़ यू शेयर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन इट मीन्स यू केयर फॉर हिम और हर। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, और शेयर करने से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेट फील होगा, हम और अच्छा वीडियोज़ आपके लिए ला सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम अपना टाइम और अपनी मनी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब।